दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर। तो इससे पहले हमने मिडेवल हिस्ट्री की कई सारी क्लासेस कर रखी है और आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मुगल वंश से संबंधित। पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ दोस्तों कि क्लासेस नहीं हो पाई, कारण था कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। आज स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा है और आज से हम लगातार फिर कंटिन्यू करेंगे क्लासों को और जल्द ही मिडेवल हिस्ट्री को लगभग 2-3 क्लासों में हम कंप्लीट भी कर देंगे। इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाएंगे और पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, तो पॉलिटी का भी लगभग खत्म हो चुका है, तो वहाँ फिर ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। तो देख लेते हैं मुगल वंश से संबंधित इनके प्रमुख शासकों के बारे में और फिर ऑनलाइन प्रश्न भी देख लेते हैं। तो मुगल वंश के जो प्रमुख शासक और उत्तराधिकारी हैं, तो ये मुख्य रूप से जो है वे तैमूर के 5वें वंशज हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो ये मुगल जो होते हैं किसके वंशज हैं, तो ये याद रखना होगा कि तैमूर का ये 5वें वंशज होता है कौन, बाबर। अब बाबर के बाद फिर आ जाता है उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा अकबर और अकबर के बाद उसका बेटा फिर जहांगीर आएगा और जहांगीर के फिर बाद आता है शाहजहां। जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां के बाद बनता है औरंगजेब। शाहजहां के 4 बेटे होते हैं मुख्य रूप से, ये तो शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। तो इनमें से जो फिर उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो औरंगजेब बनता है। औरंगजेब के बाद फिर शासक बन जाता है बहादुर शाह फर्स्ट बनेगा। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद बनता है जहांदार शाह 8वें नंबर पर। फिर 9वें नंबर पर बनता है फर्रुख सियर बनता है। फिर 10वें नंबर पर रफ़ी उद दरजात बनता है। 11वें नंबर पर शाहजहां सेकंड बनता है। 12वां जो शासक बनता है वो मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और 13वें नंबर पर बनता है अहमद शाह और 14वें नंबर पर बनता है फिर आलमगीर सेकंड। 15वां नंबर है शाह आलम सेकंड और 16वें नंबर पर बना है अकबर सेकंड और अंतिम जो 17वां मुगल शासक है वो नाम है बहादुर शाह जफर। तो ये 17 शासक मुख्य रूप से हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये तो हमने उनकी लिस्ट देख ली कि कौन कब कब शासक बनता है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चार्ट ये है कि शासक और उनके मकबरों से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो देख लेते हैं कि मुगल शासक के मकबरे। तो बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो वो आगरा और काबुल 2 जगहों पर बाबर का मकबरा बनवाया गया है। एक तो भारत में है जो कहाँ आगरा में है और दूसरा अफगानिस्तान के काबुल में है। नेक्स्ट हुमायूं का जो मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है जो कि कहाँ है, आगरा में। आगरा के सिकंदरा में किसका, अकबर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो पाकिस्तान में किसका मकबरा स्थित है, तो वो है जहांगीर का। अकबर के बेटे का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। शाहजहां के जितने भी स्थापत्य मुख्य रूप से होते हैं तो आगरा में ही होते हैं। वहीं ताजमहल भी बनवाया है। तो शाहजहां का कहाँ मकबरा है, आगरा में है। अकबर का भी मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का जो है वो है औरंगाबाद दौलताबाद में है। तो इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सीधे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। मध्यकालीन सॉरी दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मुख्यतः कौन थे, तो मुगल शासक जो मुख्य रूप से हैं वो क्या है, एक चगताई तुर्क हैं। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था, तो जहीरुद्दीन जो मोहम्मद था उसने अपना नाम भारत में शासन स्थापित करने के बाद बाबर के नाम से जाना जाता है। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था, तो बाबर जो मूलतः निवासी है वो है उज्बेकिस्तान के फरगना का निवासी है बाबर। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक का वंशज था। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि खानवा के युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। तो अब बाबर के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। देखें इसके 3 इम्पोर्टेंट युद्ध होंगे। पहला तो ये पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी का हराएगा, फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा को, और फिर जब चंदेरी का युद्ध होगा तो उसमें किसको हरा देता है, फिर मेदिनी राय को हराता है। तो 3 महत्वपूर्ण युद्ध, 3 नहीं बल्कि एक चौथा युद्ध भी होता है। तो 4 युद्धों में मुख्य रूप से बाबर विजयी होता है, तो उनके बारे में देखेंगे। पहले नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है बाबर, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे, तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे चगताई तुर्क।
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर पर आक्रमण करने के लिए जो एक इब्राहिम लोदी का भाई था आलम खां और राणा सांगा, तो ये दो प्रमुख व्यक्ति भारत से हैं जिन्होंने क्या है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत पराजित किया तथा मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इस पॉइंट को हम पहले भी बता चुके हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी को कौन पराजित करता है? बाबर। इब्राहिम लोदी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिए कि जो मध्यकालीन इतिहास का पहला सुल्तान होता है जो कि क्या है रणभूमि में मारा जाता है। युद्ध क्षेत्र में ही इब्राहिम लोदी की क्या होती है? मौत हो जाती है। बाबर किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो बाबर के द्वारा तुगलमा पद्धति का जो प्रयोग होता है वो होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो सर्वप्रथम जो तोपों का प्रयोग हो रहा है वो किसमें हो रहा है? वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग हो रहा है और साथ ही साथ तोपों का प्रयोग हो रहा है किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो बाबर जब सांगा के साथ मेवाड़ के शासक सांगा जी के साथ जब युद्ध होता है खानवा का युद्ध 1527 में, 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बाबर जब खानवा के युद्ध में विजयी हो जाता है तत्पश्चात वह जो है गाजी की उपाधि, गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, और ये क्या है तुर्की भाषा में लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबरनामा में जो है बाबर के द्वारा मेवाड़ और विजयनगर जैसे साम्राज्यों का उसमें उल्लेख किया गया है। विजयनगर का साम्राज्य उस समय के कृष्णदेव राय थे जिनको बहुत शक्तिशाली शासक बताया गया है भारत का। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो मीर वाकी के द्वारा करवाया जाता है, जो कि क्या था वो बाबर का एक सेनापति था। बाबर के एक सेनापति मीर वाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन है? तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी के साथ। 27 में जो है खानवा का युद्ध होता है, और ये खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है मेदिनी राय के साथ, और अंतिम जो घाघरा का युद्ध होता है वो होता है महमूद लोदी के साथ। तो मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े जाते हैं बाबर के द्वारा। पहले तो होता है पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध जो 1529 में होता है वो होता है महमूद लोदी जी के साथ। तो मुख्य रूप से ये क्या है युद्ध बाबर के द्वारा लड़े जाते हैं, और सभी युद्धों में क्या होता है बाबर विजयी हो जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ ऊपर, जिसमें देखते हैं बाबर ने आक्रमण समय उस समय तत्कालीन जो समय में भारतीय राज्य थे वहाँ के शासक कौन थे? तो भारतीय राज्य जैसे विजयनगर में देखा जाए तो उस समय के शासक थे कृष्णदेव राय। दिल्ली में उस समय जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। बंगाल में उस समय नुसरत शाह शासन कर रहा था, और मेवाड़ के शासक थे राणा सागा। मेवाड़ के शासक राणा सागा के साथ खानवा का युद्ध होता है, और बंगाल में उस समय जो शासक था वो था नुसरत शाह। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते हैं? तो बाबर की एक उपाधि है कलंदर। बाबर को एक उपाधि प्राप्त है कलंदर, जिसको क्या है उसको उदारता के कारण कलंदर की उपाधि से जाना जाता है। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूर ए अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने क्या किया था? ज्यामिति पैटर्न में एक बाग का निर्माण करवाया था। कहाँ? आगरा में। हुमायूं के चुनार दुर्ग को प्रथम बार कब आक्रमण किया गया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण करता है वो करता है वर्ष 1532 में। 1532 में जो है हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया जाता है।
हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो हुमायूं ने कालिंजर का अभियान जो किया है वो वर्ष 1530 ईस्वी में किया है। कौन सा मुगल शासक था जिसने ज्योतिष में विश्वास किया करता था? तो ज्योतिष में विश्वास करता था हुमायूं। हुमायूं मुगल काल का एक ऐसा शासक है जो क्या है, ज्योतिष में विश्वास किया करता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी जो कि एक क्या है, अफगान शासक है, इसके द्वारा क्या है 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है और हुमायूं को क्या है, भारत से खदेड़ देता है। तो चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो एक भिश्ती के द्वारा जान बचाई थी, जिसमें हुमायूं ने उसे कहा है आधे दिन के लिए एक बादशाह भी बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो वो था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 1539 में होता है चौसा का युद्ध, जिसमें हार जाता है हुमायूं। इसके बाद होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 का, जिसमें हुमायूं दोबारा पराजित होता है और इस बार फिर क्या है, उसे भारत से भागना पड़ता है। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 का होता है 1555 में, जिसमें हुमायूं क्या है शेर शाह सूरी को इस बार पराजित करता, उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको पराजित करता है और दोबारा से क्या है, शासक बन जाता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के किस कारण से होती है? तो 1556 में जो है दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन ए पनाह के जो पुस्तकालय थे वहाँ की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन है? तो पहला मुगल शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो हुमायूं है। तो पहला मुगल शासक बाबर होता है, जिसके द्वारा कोई सिक्का नहीं जारी किया जाता है। दूसरा शासक जो हुमायूं होता है वो उसके द्वारा क्या है, प्रथम बार सिक्के जारी किए जाते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। तो हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके मकबरे का निर्माण उसकी जो पत्नी हाजी बेगम है उसके द्वारा दिल्ली में करवाया जाता है। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो इस पर एक इतिहासकार है लेनपूल। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो ये कथन किसका है? ये है लेनपूल का, जो कि क्या है, एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो अब बाबर को बोल रहे हैं। हुमायूं के मृत्यु के पश्चात क्या होता है? हुमायूं की मृत्यु पश्चात नहीं, हुमायूं जब बिलग्राम के युद्ध में हार जाता है तो उसके बाद शेर शाह सूरी शासक बनता है, जो कि अफगान शासक है। तो उसके द्वारा क्या है, दिल्ली में अफगान वंश की स्थापना होती है। तो दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश की संस्थापक कौन है? तो दिल्ली में जो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक है वो है शेर शाह सूरी। इससे पहले एक अफगान शासक जो है लोदी वंश इससे पहले दिल्ली सल्तनत में स्थापित हो चुका होता है। ये दूसरा अफगान शासक है कौन? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह को बचपन में नाम जाना जाता था फरीद खां के नाम से। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी के द्वारा जो है क्या है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुंसिफ या आमिल के नाम से जाना जाता था शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली या निगरानी करने वाले अधिकारी को। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर जो दिल्ली का शासक बनता है 1540 में, वो बनता है शेर शाह सूरी। तो इससे जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैप में भी देख लेते हैं थोड़े से। मैप में इतना ज़्यादा पॉइंट तो नहीं है। तो इसमें शेर शाह सूरी का प्रमुख रूप से मार्ग आप देख सकते हैं, जो कि कहाँ था। ये शेर शाह सूरी बंगाल के सोनार गांव से प्रारंभ हुआ करता था और ये जाकर कहाँ पहुंचता है, ये पेशावर लाहौर तक जाता था, जिसको शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बाद में इसी का नाम अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको रिपेयर किया जाता है और फिर से ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से कर दिया जाता है। तो ये ग्रांड ट्रंक जो रोड है वो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाई गई थी, जिस पर आप प्रमुख देख सकते हैं शहर कौन से आ रहे हैं। तो सोनार गाँव जहाँ कहाँ है वो बंगाल में है,
इसके बाद आता है ये भागलपुर, मुर्शिदाबाद, फिर पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, आगरा, मथुरा, दिल्ली, लुधियाना होते हुए लाहौर तक पहुंच जाता है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ तक पेशावर तक था। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख पॉइंट्स देखते हैं। शेरशाह सूरी जो था उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा या काबुलियत? कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और काबुलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो वो शासक था शेरशाह सूरी, जिसने क्या पट्टा और काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ करी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ होती है? तो शेरशाह की मृत्यु हुई है कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने की किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो शेरशाह की सूरी के समय जो भूमि मापने की पद्धति है उसको जाना जाता है गज-ए-सिकंदरी के नाम से। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में स्थित जो पुराने किले के भवनों का निर्माण है वो करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेरशाह सूरी जो है ये इसका स्टेटमेंट है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। नेक्स्ट आते हैं किस अभियान के लिए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है? किस अभियान के दौरान? तो वो था कालिंजर अभियान। कालिंजर का अभियान जो है 1545 में शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है, जहां उसमें क्या है गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे के दाम जो है वो शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किए थे। दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह ने दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो शेरशाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा इस्लाम शाह बनता है। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो शेरशाह सूरी के समयकाल में 1/3 1/3 जो है वो राज्य को कर के रूप में देने पड़ते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेरशाह सूरी अपने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। तो आज हमने क्या है बाबर से लेकर शेरशाह सूरी तक के शासकों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से क्या है ये टॉपिक